मोटिवेटेड था। सीबीआई इस डिसीजन को चैलेंज तक नहीं करती है। अमित शाह फ्री हो जाते हैं और फिर वो अपना एम्पायर बनाना शुरू करते हैं। 2014 से 2019 तक बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर अमित शाह पार्टी को एक इलेक्ट्रल जगरनॉट में बदल देते हैं। जब शाह ने चार्ज लिया, बीजेपी के पास लगभग 3.5 करोड़ मेंबर्स थे। सिर्फ 5 साल में ये नंबर बढ़कर 18 करोड़ हो जाती है, लगभग 6 फोल्ड इंक्रीज। 2018 तक बीजेपी 28 में से 21 स्टेट में सरकार चला रही होती है। जिस दिन अमित शाह बीजेपी प्रेसिडेंट बनते हैं, उसी दिन से उन्होंने 2019 इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। अक्सर नेता जीत के बाद सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। शाह ने 5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी। जब बाकी पार्टीज मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर लड़ रही थी, शाह बूथ्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जब ऑपोजिशन लीडर्स सिर्फ स्पीचेस दे रहे थे, शाह सिस्टम्स बिल्ड कर रहे थे। उनका मेथड था माइक्रो मैनेजमेंट। उन्होंने पार्टी का पूरा फोकस बूथ पर खड़ा कर दिया। इंडिया में लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ्स हैं। जहां जहां बीजेपी कंटेस्ट करती थी, वहां एक छोटी टीम पोटेंशियल बीजेपी वोटर्स को आइडेंटिफाई करती थी और इंश्योर करती है कि वो वोट देने आए। रिजल्ट हिस्टोरिक थे। 2019 में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी मेजॉरिटी दी थी और अमित शाह 54 साल की उम्र में यूनियन होम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। अक्यूज मर्डरर से होम मिनिस्टर तक सिर्फ 9 सालों में। लेकिन शाह के पास सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और हथियार था। उन्होंने ऑपोजिशन को एक्टिवली वीक कर दिया। उनकी पोचिंग स्ट्रेटजी सिंपल थी। ऑपोजिशन पार्टीज के पावरफुल रीजनल लीडर्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें पैसा ऑफर करो, मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, इन्वेस्टिगेशन से प्रोटेक्शन, जो भी चाहिए, और उन्हें बीजेपी में ले आओ। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब किसी पार्टी का लोकल हीरो डिफेक्ट करता है, पूरा कैडर डिमोरलाइज हो जाता है। सालों की मेहनत से बनाई गई इमेज एक पल में कोलैप्स हो जाती है। वर्कर्स को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। लॉयल्टी और आइडियोलॉजी का नैरेटिव टूट जाता है। मगर पोचिंग के लिए पैसे आते कहां से थे? 2017 में मोदी गवर्नमेंट एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कंपनीज और इंडिविजुअल्स नेशनल बैंक से बॉन्ड खरीद सकते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते थे अनोनिमसली। पब्लिक को कभी पता ही नहीं चलता कि पैसा कौन दे रहा है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। लगभग आधे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को मिले थे। जब कोर्ट ने बैंक के डोनर्स की आइडेंटिफाई डिस्क्लोज करने का ऑर्डर दिया, तो पता चला टॉप 30 बीजेपी डोनर्स में से लगभग आधे डोनर्स ने अपना डोनेशन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रेड के तुरंत बाद दिया था। सोचिए जरा, एक कंपनी पर इनकम टैक्स या किसी और एजेंसी का रेड होता है, कुछ दिनों में वो करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर रूलिंग पार्टी को डोनेट करती है। ये फंड रेजिंग नहीं, ये प्रोटेक्शन मनी था, जो पॉलिसी के जरिए लीगल बना दी गई थी। होम मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह इंडिया के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज के ड्राइविंग फोर्स रहे। ऑफिस संभालते हुए उन्हें सिर्फ 2 महीने हुए थे जब उन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को रिवोक करने का अनाउंसमेंट किया। कैबिनेट का कोई और मिनिस्टर इस डिसीजन के बारे में नहीं जानता था। प्लान पूरी तरह सीक्रेसी में तैयार हुई थी, सिर्फ शाह, मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच। कुछ ही घंटों के अंदर कश्मीर लॉकडाउन में चला गया। 40 लाख लोगों की कम्युनिकेशन लाइन काट दी गई। लगभग 5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय कर दिए गए। देश इस डिसीजन को समझ भी नहीं पाया था कि शाह ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके साथ आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस लॉ के तहत पड़ोसी देशों से आए हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस को रेफ्यूजी स्टेटस मिल सकता था। मुस्लिम्स का एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया। 2025 तक वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर बन चुके थे। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं था, वो गवर्नर्स से वाइस चांसलर्स और रेगुलेटरी बॉडीज के हेड्स हर किसी की अपॉइंटमेंट पर भी गहरा असर रखते थे। जब चीफ मिनिस्टर्स या बीजेपी लीडर्स दिल्ली आते हैं, उन्हें पता होता है कौन से दरवाजे पर जाना है। शाह ने कभी प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन नहीं दिखाई। उन्होंने कभी मोदी को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। जब उनसे मोदी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, तो वो बात करने से इनकार कर देते हैं। शाह के पास बेहद पावर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा मोदी के शैडो में काम करना चुना। मोदी के बिना शाह एक हाईली स्किल्ड पॉलिटिकल ऑपरेटर जरूर होते, लेकिन शायद इंडिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी नहीं।